हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये DIS की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 10, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये टेस्ट नंबर 10 का देखने को मिलेगा 5th पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो हेडक्वार्टर पूछा गया कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बोला गया है इसमें। सेकेंड है कि आसियान का, तो फिलीपींस। और थर्ड है ओपेक, ओपेक का बियाना। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगा आपको, जो ये आसियान का है, आसियान का फिलीपींस में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जकार्ता में देखने को मिलेगा। और ये जो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, अब चेंज करके इसे ईस्ट कालीमंतन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। और ये फर्स्ट हमारा और थर्ड सही है, क्योंकि ओपेक का जो हमारा हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ये बियाना में है। और ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करें तो इसका ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और बियाना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि CPI ग्रामीण और CPI शहरी लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड है कि CPI शहरी को 2011 से समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा असत्य है ये बताना है इसमें। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगा तुम्हारा ये वाला पहला वाला, तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो ये है इसमें कहा गया कि CPI शहरी और CPI ग्रामीण को लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है। तो ये गलत है, ये लेबर मिनिस्ट्री नहीं जारी करती है, ये सांख्यिकी मंत्रालय सांख्यिकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत जो NSO ऑफिस बनाया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है वो करती, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइज ऑफिस जो है, नेशनल नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है। ये जो है ये करता है, जो CPI शहरी और CPI ग्रामीण को जो प्रसारित करता है, ठीक है, इसके आंकड़े बताता है। और जो ये बताया गया है सेकेंड वाला कि इसे 2011 में समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी हमारा जो हमारा बात करता है तो ये हमारा सही है, क्योंकि 2011 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें असत्य बताना है कि कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो गया, क्योंकि और ये वाला हमारा सही है सेकेंड वाला। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। मुझे परिसमापन पसंदगी मतलब लिक्विडेशन चॉइस के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह किससे संबंधित है, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत से, या फिर अस्थि पुनर्निर्माण कंपनियों से। सी है कि स्टार्टअप। और डी है कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के मानक हैं। तो इसका जो ये ऑप्शन है सी सही है, क्योंकि जो ये परिसमापन पसंदगी ये स्टार्टअप के बारे में बात करता है। ये जो स्टार्टअप घाटे में चल रहे होते हैं, या मतलब बहुत अपनी दयनीय स्थिति से गुजर रहे होते हैं, जो मतलब समाप्त होने वाले होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको उनका जो पुनर्गठन करने के लिए उनको किसी अन्य को मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो मतलब उनको बेचा जाता है वो स्टार्टअप को। तो उसमें क्या होता है कि जो परिसमापन पसंदगी इसी कहते हैं कि जो जैसे उसके मालिक होते हैं, जो पुराने मालिक होते हैं स्टार्टअप के, या उससे संबंधित कोई कर्मचारी होते हैं, तो वो उनको प्रथम प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है उस स्टार्टअप को मतलब खरीदने के लिए। दूसरे मतलब बाहर के मतलब निवेशक को पहला जो है उसको दिया जाता है, ताकि वो लोग उसको चलाएं, ना कि जो पुराने लोग, क्योंकि पुराने अगर चला सकते तो वो बेचते ही क्यों, मतलब उसकी दयनीय स्थिति इतनी होती क्यों, इतनी खराब स्थिति क्यों स्टार्टअप की जाती है। तो ये है परिसमापन पसंदगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा रिजर्व ट्रेंच स्थिति का संबंध किसके साथ संबंधित है। तो फर्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, और सी है वर्ल्ड बैंक, डी है IMF। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो IMF होता है यही रिजर्व ट्रेंच स्थिति के बारे में बात करता है। इसमें होता क्या है कि जो कोई कंट्री जैसे इसका IMF का सदस्य नहीं है, वो भी क्या करता है कि जो एक निश्चित आय होती है, मतलब निश्चित ऋण होता है, उधार होता है, वो ले सकता है, ठीक है। उसके लिए ये मतलब ये रिजर्व ट्रंच बनाया गया है, जिससे जो है वो उसका IMF का सदस्य हुए बिना उधार ले सकता है कुछ हद तक, ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया रखे गए हैं। नेक्स्ट है कि बैंक दर का संबंध है। तो फर्स्ट है कि अल्पकालिक उधार से, दीर्घकालिक उधार से, एक समान उधार से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है। जो जो दीर्घकालिक उधार दिया जाता है RBI द्वारा, ठीक है, RBI द्वारा जो दीर्घकालिक उधार दिया जाता है उसी के अंतर्गत ये बैंक दर आती है। और अल्पकालिक जो उधार की बात करें तो ये RBI देता है बैंकों को, जो मतलब जो आपको देखने को मिलेगी, जो रिजर्व पॉलिसी के जो मतलब बैंकिंग पॉलिसी के अंतर्गत आती है आपकी
रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट के अंतर्गत ये दिया जाता है अल्पकालिक उधार, ठीक है, और दीर्घकालिक उधार बैंक रेट के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। तो फर्स्ट है कि तापमान, सेकेंड है फास्फोरस, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी है बैक्टीरिया। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा देखने को मिलता है, ये जैविक घटक है, और ये फास्फोरस और ये भौतिक घटक सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए तो कौन सा सही है, इसमें ये बताना है। तो फर्स्ट है कि मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। आर है कि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये देखो ये दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये आपको तटीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जो आपको चक्रवातों और तूफानों से जो लैंड होती है हमारी उसकी रक्षा करते हैं, जो तटों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें ए सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव है। तो देखो लाल, नीले और हरे का बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रकाश का रंग बैंगनी हो जाता है, प्रकाश का रंग लाल हो जाता है, प्रकाश का रंग हरा हो जाता है, प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही है। प्रकाश का रंग जो हमारा देखने को मिलेगा सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि जो लाल, हरे और नीले ये होते हैं ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, और इन तीनों को जब मिलाओगे तो सफ़ेद ही कलर निकलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, और जो पुंज में तीनों को मिलाया जाता है तो ये सफ़ेद कलर में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो फर्स्ट है सूक्ष्म तरंगों को, पराबैंगनी तरंगों को, एक्सरे किरणों को या गामा किरणों को। देखो ये इसी ऑप्शन सही है। ये जो एक्सरे किरणें होती हैं इन्हीं को यूज किया जाता है तुम्हारे क्रिस्टलों की संरचना के लिए। जैसे हमको हीरा का अध्ययन करना है तो हम एक्सरे किरणों का प्रयोग करेंगे, तभी उसका अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है, कि वो किस टाइप की उसकी संरचना है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। तो फर्स्ट है कि लैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका। अलैंगिक विधि क्या होता है कि वो क्या होते हैं, जैसे जैसे अमीबा को ले लें, हम अमीबा को ले लें तो क्या करता है, अमीबा जो ये होता है तो ये क्या करता है, अपना एक पार्ट एक अलग कर लेता है, ठीक है, और ये पार्ट बन के क्या हो जाता है, एक नए अमीबा का निर्माण कर लेता है, ठीक है। यही होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। अपने मतलब कोई जीव अपने एक भाग को अलग करके उससे एक नया जीव उसी भाग से एक नया जीव बन जाए, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं कि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। मेल फीमेल से एक नए जीव की रचना हो, मतलब दोनों की कोशिकाओं से मिलकर एक नए जीव की रचना हो, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो ये ए ऑप्शन है विलियम हॉर्मे, बी है पॉल एरिक और सी है एडवर्ड जेनर, डी है ड्रेसर ने। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो ये विलियम हॉर्मे है इन्होंने ही खोज की थी रुधिर परिसंचरण तंत्र की, और इन्होंने देखा था कि जो, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले देखा था रुधिर को। नेक्स्ट है हमारा उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण। सी ऑप्शन हमारा है डीएनए से आरएनए का निर्माण और आरएनए से डीएनए का निर्माण। तो देखो डी ऑप्शन हमारा सही है। जो आरएनए से, जैसे आरएनए से डीएनए का जब निर्माण होता है तो इसे जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बोलते हैं, ठीक है, डीएनए से डीएनए। और अगर ये डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, ये साइंस के क्वेश्चन हैं जो बार बार लगभग पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, एक समान गति से ऊपर या एक समान गति से नीचे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो त्वरण के साथ जब नीचे जा रही होती है तो वो लिफ्ट में जो मनुष्य का प्रत्यक्ष भार जो होता है वो आपको कम दिखाई पड़ता है, और त्वरण के साथ अगर जो ऊपर जाती है तो ये मतलब अधिक भार दिखाई पड़ता है, ठीक है। और अचानक अगर उसकी मतलब लिफ्ट की डोरी टूट जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए तो जब अचानक नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाती है तो वहाँ जो है प्रत्यक्ष भार जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन स्थितियाँ होती हैं और ये तीनों स्थितियों से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा एक स्टार्च को जल अपघटक द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया करता है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन है प्रोटीएज, सी है एनहाइड्रेट्स और सी है इन्वर्टेज और डी है इमाइलेज। तो ये डी ऑप्शन सही है। जो ये हमारा एमाइलेज होता है यही क्या करता है कि स्टार्च को जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन रेयान, बी है डेक्रान, सी है गलमेटन और डी है केवलर। तो ये जो केवलर होता है यही प्रयोग किया जाता है जो हमारा
ये बहुलक होता है जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कोई गोली, अगर बंदूक की गोली है, अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया गया है और वो कोई इंसान पहने हुए है तो वो गोली उसको भेद नहीं सकती, इतना ये सख्त होता है। ठीक है, तो ये केवलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा मनुष्य निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के साथ साथ मनुष्यों की परंपरागत जीवन की संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण रणनीति है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है कि वनस्पति उद्यान, और डी है जैव आरक्षित क्षेत्र। तो देखो ये डी ऑप्शन सही है। जो ये जैव आरक्षित क्षेत्र होता है यही क्या करता है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्यों के जो परंपरागत जीवन का संरक्षण की भी बात करता है। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व रीजन होता है, क्योंकि इसमें वो विचरण कर सकते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो वन्य जीव की जो विविधता होती है उसमें, उसके साथ साथ इसको मतलब उसमें विचरण करने के लिए परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। तो फर्स्ट है कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, सेकेंड है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये देखो तीनों आपको देखने को मिलेंगे जो हमारा होता है ज्वार भाटा का कारण, तो ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही जो है समुद्र की लहरों का उठान और गिराव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं। तो डालमेशियन फियार्ड, या फिर रिया, या हैफा तट। तो देखो ए ऑप्शन सही है। जो जो हमारा पानी के समांतर पर्वत श्रृंखला जो डूब जाती है तो उससे जो तट बनता है उसे डालमेशियन तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट मैकले, माउंट एल्बर्ट, माउंट रेनियर, या माउंट लोगन। तो इसका भी ऑप्शन सही है। जो ये माउंट एल्बर्ट है यही राकी पर्वत की आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कूट की सहायता से आंसर देना है, मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका ए है कि गर्म जल धाराओं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। सेकेंड है कि महासागरीय धाराओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाएं होती हैं। तो देखो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो गर्म जल धाराओं के कारण ही जो ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाह होते हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं, और ये इनमें सागरीय धाराएं उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन जो है क्या ये एक दोनों सही स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विश्व की जनजातियाँ दी हुई हैं, क्षेत्र दिए गए हुए हैं। तो फर्स्ट है कि बोअर, तो बोअर दक्षिण अफ्रीका, वेद्या मलेशिया, पिग्मी कागो, और ओका इक्वाडोर। तो देखो बी ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये मलेशिया में नहीं वेद्या पाई जाती। वेद्या आपको जो है श्रीलंका में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में से किसके अधीन है। तो फर्स्ट है कनाडा, सेकंड है मैक्सिको, यूएसए, या डेनमार्क। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो ये कनाडा है यही न्यू फाउंडलैंड जो है मछली प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये इसी के अंतर्गत आता है। और ये जो मछली क्षेत्र जो स्थान होते हैं ये कैसे बनते क्या है, जब गर्म धारा और ठंडी धारा जहाँ पे मिलती है वहीं पे ये मछली उत्पादन क्षेत्र बनते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पे जब गर्म और ठंडी धारा मिलती है तो वहाँ उसकी मछलियों के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, ये आपको बहुत मात्रा में मिलते हैं पोषक तत्व, तो इसीलिए मछलियाँ वहाँ इकट्ठे होती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में प्रश्न विनाशक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो फर्स्ट है कि न्यायाधीशों के लिए, गुप्तचरों के लिए, सामंतों के लिए, आर्यजनों के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो ये हमारे न्यायाधीश होते थे उन्हीं के लिए यूज किया जाता था आपका जो प्रश्न विनाशक शब्द। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि प्रतीत्य, सम, उत्पाद, और बुद्ध धम्म संघ। तो देखो ये हमारा सम्मिलित नहीं है। जो प्रतीत्य, सम, उत्पाद है ये हमारा जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलाकर जो है इसकी रचना करते हैं, तो इन्हीं को जो है त्रिरत्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नगरीय वर्षा जल संग्रहण है तो उपयुक्त है। तो फर्स्ट है अवनलिका, सेकेंड है पुनर्भरण कुआं, थर्ड है कि छतरी शीर्ष पुनर्भरण कुआं, और पुनर्खाई। तो देखो इसमें ये हमारा ये पुनर्भरण कुआं भी है, छतरी शीर्ष पुनर्भरण कुआं भी है, और ये हमारा देखने को मिलेगा पुनर्भरण खाई भी देखने को मिलेगी। अवनलिका प्लग नहीं इसमें है, क्योंकि ये अवनलिका प्लग जो आपको देखने को मिलेगी ये तुम्हारा जल संग्रहण का जल संग्रहण इससे नहीं होता। ये एक मृदा अपरदन का भाग है। इसमें क्या होता है कि वर्षा जब होती है तो ये ये नालियाँ बन जाती हैं, ऐसे ऐसे नालियाँ बन जाती हैं, और इसे बहुत ह्यूज मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि मृदा अपरदन होता है। और ये आपको उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो चंबल वाला जो क्षेत्र है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है,
और ये तीनों जो हमारे पुनर्भरण जो वर्षा संग्रहण जल वर्षा का जल होता है उसे संग्रहण किया जाता है ताकि वो जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए और इस जो वर्षा जल को इकट्ठा करके इसे किसी अन्य चीज़ में जैसे उसको बाद में प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया बी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 25 बचे हुए हैं तो ये हम कल सॉल्व कर लेंगे और संडे को इसका कंपाइलेशन आप लोग को मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो आते रहते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है, और ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो आप लोग इसे इन्जॉय कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।